जब तूफान आया तब मैं अपनी आखिरी फूड डिलीवरी देने जा रहा था। मेरे फोन पर आया टाइफून अलर्ट। सिर्फ 3 मिनट में ब्लू वार्निंग से रेड वार्निंग पर पहुंच गया। आज भी मुझे वह नजारा साफ याद है। आसमान अचानक गहरे हरे रंग का हो गया था, जैसे कोई विशाल समुद्र उल्टा करके ऊपर टांग दिया गया हो। उधर कस्टमर लगातार फोन करके डिलीवरी के लिए जल्दी मचा रहा था। मैंने नेविगेशन पर नजर डाली। अभी भी 2 किलोमीटर का रास्ता बाकी था। आम दिनों में यह सिर्फ 10 मिनट का सफर होता, लेकिन आज हवा इतनी तेज थी कि मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटर बार बार डगमगा रही थी। यह एक लग्जरी सोसाइटी का ऑर्डर था और कस्टमर ने 30 रुपए की टिप भी दी थी। ऐसे मौसम में जो लोग खाना ऑर्डर करते हैं वे या तो सच में बहुत भूखे होते हैं या फिर इतने अमीर कि उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं होती। मैंने फूड बॉक्स को और कसकर सीने से लगाया और आगे बढ़ने लगा। सड़क किनारे लगे पाम ट्रीज लगभग 90 डिग्री तक झुक चुके थे। उनकी पत्तियां हवा में उड़ते चाकुओं जैसी लग रही थीं। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। करीब 50 मीटर आगे एक विशाल बिलबोर्ड गिर पड़ा और बदकिस्मती से उसके नीचे एक सफेद शर्ट पहने आदमी खड़ा था। अगले ही पल बारिश का पानी उसके खून से लाल हो गया। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं स्कूटर का हैंडल तक ठीक से नहीं पकड़ पा रहा था। यह पहली बार था जब मैंने किसी इंसान की मौत को इतनी नजदीक से देखा था। न कोई फिल्म न कोई खबर, मौत मेरी आंखों के सामने हुई थी। तभी मेरा फोन लगातार वाइब्रेट करने लगा। एक के बाद एक इमरजेंसी अलर्ट्स आने लगे। इमरजेंसी नोटिस, सुपर टाइफून टाइटन आज रात 8 बजे एस सिटी में लैंडफॉल करेगा। हवा की रफ्तार 17 लेवल तक पहुंच चुकी है और गस्ट 18 लेवल से भी ऊपर जा सकते हैं। सभी नागरिक तुरंत आउटडोर एक्टिविटीज बंद करें। लेवल 17। मैं पिछले 28 सालों से एस सिटी में रह रहा था, लेकिन मैंने कभी लेवल 17 टाइफून के बारे में नहीं सुना था। इसके बाद बारिश शुरू हो गई, लेकिन यह आम बारिश नहीं थी। पानी की बूंदें सीधी नीचे नहीं गिर रही थीं, बल्कि तीरों की तरह हवा में उड़ रही थीं। जब वे चेहरे पर लगती तो ऐसा लगता जैसे कोई कंकड़ मार रहा हो। मैंने तुरंत स्कूटर घुमा दी और डिलीवरी कैंसिल कर दी। 30 रुपए की टिप जान से ज्यादा कीमती नहीं थी। वापस अर्बन विलेज पहुंचने का रास्ता और भी मुश्किल था। जो सड़कें आमतौर पर लोगों से भरी रहती थीं, वे अब पूरी तरह खाली थीं। चारों तरफ सिर्फ उड़ता हुआ कचरा और बिखरा हुआ सामान दिखाई दे रहा था। अचानक एक बड़ा डस्टबिन मेरे सिर को छूता हुआ निकला और पीछे की दुकान की ग्लास वॉल से जा टकराया। धड़ाम! कांच टूटकर चारों तरफ बिखर गया। तेज हवा में उड़ते ग्लास शार्ड्स किसी हथियार से कम नहीं लग रहे थे। मैंने स्कूटर सड़क किनारे छोड़ दी और दीवार से चिपक कर दौड़ने लगा। सामने करीब 200 मीटर दूर अर्बन विलेज का एंट्रेंस दिखाई दे रहा था। वहीं मेरा किराए का कमरा था, बिल्डिंग की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर। किराया सिर्फ 800 रुपए था। न लिफ्ट थी और न कोई सुविधा। गर्मियों में कमरा भट्टी जैसा बन जाता था, लेकिन उस वक्त मुझे पहली बार लगा कि टॉप फ्लोर पर रहना शायद अच्छी बात थी। श्याओ चेन, जल्दी अंदर आओ। मैंने देखा कि वांगजी अपने बेटे को गोद में लिए कॉरिडोर में खड़ी थी और मुझे हाथ देकर बुला रही थी। वह तीसरी मंजिल पर रहती थी। उम्र करीब 40 साल थी और पास की एक फैक्ट्री में काम करती थी। अपने 8 साल के बेटे शाओजे को वह अकेले ही पाल रही थी। वांगजे, तुम लोग ठीक हो? अभी अभी स्कूल से लेकर आई हूँ। स्कूल वालों ने टाइफून की वजह से जल्दी छुट्टी कर दी थी। उसका बेटा शाओजे बुरी तरह डरा हुआ लग रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। तभी अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। पूरी बिल्डिंग हिल गई। मेरा चेहरा बदल गया। मैं तुरंत कॉरिडोर की खिड़की तक भागा और बाहर झांका। करीब 200 मीटर दूर एक पुरानी रेजिडेंशियल बिल्डिंग की पूरी टॉप फ्लोर हवा में उड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने डिब्बे का ढक्कन उखाड़कर फेंक दिया हो। जल्दी ऊपर चलो। हम सब सीढ़ियों की तरफ भागे। दौड़ते हुए मैं हर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देता जा रहा था। टाइफून आ गया है, सब लोग अपने कमरों में रहो, बाहर मत निकलना। दूसरी मंजिल पर रहने वाले डॉक्टर लिन ने दरवाजा खोला। वह 70 साल से ऊपर के थे और रिटायरमेंट से पहले सिटी हॉस्पिटल में चीफ डॉक्टर रह चुके थे। उन्होंने बाहर के आसमान की तरफ देखा और गंभीर आवाज में बोले, यह तूफान सामान्य नहीं है। मैंने 50 साल मेडिकल फील्ड में काम किया है, लेकिन आसमान को कभी इस रंग में नहीं देखा। उसी समय चौथी मंजिल का श्याओ बे भी बाहर निकल आया। वह 20-22 साल का एक लाइव स्ट्रीमर था और हमेशा कैमरे के सामने रहने की वजह से काफी स्टाइलिश रहता था। बिजली चली गई क्या? मेरी लाइव स्ट्रीम बीच में ही बंद हो गई। मैंने तुरंत उसकी बात काट दी। अभी स्ट्रीम की चिंता छोड़ो। डॉक्टर लिन की बात सुनकर मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी बाकी लोग भी अपना अपना सामान लेकर ऊपर पहुंच गए। शाओबे बोला, मेरे पास 3 पावर बैंक्स हैं और तीनों पूरी तरह चार्ज्ड हैं। लाओजंग ने भी कहा, मेरे पास कुछ कैंडल्स हैं, पिछली बार बिजली गई थी तब खरीद कर रखी थी। इसके बाद हम सब ने अपने अपने रिसोर्सेज गिनने शुरू किए। मेरे पास 5 पैकेट इंस्टेंट नूडल्स, 2 मिनरल वाटर बॉटल्स और कुछ स्नैक्स थे। वांगजी के पास एक बोरी चावल, थोड़ी सब्जियां और 3 बॉटल्स पानी थी। डॉक्टर लिन के पास कुछ मेडिसिन और 2 पैकेट बिस्किट्स थे। शाओबे के पास ज्यादातर मेकअप प्रोडक्ट्स और लाइव स्ट्रीमिंग इक्विपमेंट था। खाने के नाम पर सिर्फ कुछ चॉकलेट्स थी। सबसे ज्यादा सामान लाओजंग के पास था। साफ दिख रहा था कि उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। मैंने हिसाब लगाया। पानी सबसे जरूरी चीज था। एक इंसान बिना खाने के लगभग 1 महीना निकाल सकता है, लेकिन बिना पानी के 3 दिन भी मुश्किल होते हैं। अगर हम बहुत बचत करके इस्तेमाल करें तो हमारे पास मौजूद पानी 5 एडल्ट्स और 1 बच्चे के लिए करीब 3 दिन तक चल सकता था। मैंने खुद को दिलासा दिया, 3 दिन में रेस्क्यू टीम आ ही जाएगी शायद। तभी अचानक धड़ाम, एक जबरदस्त टक्कर की आवाज
आवाज आई, पूरी बिल्डिंग जोर से हिल गई। हम सब घबराकर खिड़की की तरफ देखने लगे। बाहर पता नहीं कहां से उड़कर आया एक विशाल पेड़ सामने वाली बिल्डिंग से टकरा गया था। टक्कर इतनी भयानक थी कि उसकी पूरी दीवार का एक हिस्सा ढह गया। बाहर हवा लगातार चीख रही थी, जैसे वह पूरे संसार को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हो। तभी श्याओ जिये रोने लगा। वांग जिये ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। कुछ नहीं होगा बेटा, मम्मी यही है। लेकिन मैं साफ देख सकता था कि उसके अपने हाथ भी कांप रहे थे। सच तो यह था कि हम सब कांप रहे थे, ठंड की वजह से नहीं, डर की वजह से। कुछ देर बाद फोन का आखिरी सिग्नल भी गायब हो गया। अब हमारा बाहरी दुनिया से हर संपर्क टूट चुका था। हम एक छोटे से द्वीप की तरह अकेले पड़ गए थे। बाहर क्या हो रहा था? सरकार की रेस्क्यू टीम्स कहाँ थीं? कितने लोग अभी भी जिंदा थे? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। मैं दीवार से टिककर बैठ गया। शायद जिंदगी में पहली बार मुझे खुद को इतना बेबस महसूस हुआ। रोज फूड डिलीवरी करते हुए मैंने आंधी, बारिश और धूप सब झेली थी। मुझे लगता था कि मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता हूँ। लेकिन आज समझ आया कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा और कमजोर है। कुछ देर बाद डॉक्टर लिन ने धीरे से कहा, सब लोग थोड़ा आराम कर लो, ताकत बचाकर रखो, कल हालात शायद और भी खराब हो सकते हैं। मैंने खिड़की के बाहर फैले अंधेरे को देखा। मेरे मन में सिर्फ एक सवाल था, इससे ज्यादा खराब और क्या हो सकता है? लेकिन उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। इतना जरूर महसूस हो रहा था कि यह लंबी और डरावनी रात अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। रात के करीब 2 बजे अचानक एक भयंकर झटके से मेरी आंख खुल गई। पहले मुझे लगा भूकंप आया है, लेकिन अगले ही पल समझ आ गया कि यह सिर्फ हवा थी। लेवल 17 टाइफून कितना डरावना होता है, आज मैं अपनी आंखों से देख रहा था। पूरी बिल्डिंग छलनी की तरह हिल रही थी। दीवारों का प्लास्टर बड़े बड़े टुकड़ों में टूटकर नीचे गिर रहा था। तभी कड़क, मेरे कमरे की खिड़की आखिरकार टूट गई। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए और तूफानी हवा अंदर घुस आई। कमरे के अंदर रखा हर सामान हवा में उड़ने लगा। मैंने तुरंत मैट्रेस उठाकर खिड़की पर लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हवा इतनी ताकतवर थी कि मेरे जैसे 160 पाउंड वजन वाले इंसान को भी बाहर खींचने लगी। तभी बाहर से एक चीख सुनाई दी, बचाओ! मैं तुरंत बाहर भागा। श्याओ बेई के कमरे का दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। वह दरवाजे के फ्रेम को दोनों हाथों से पकड़े लटका हुआ था और उसका आधा शरीर हवा में उठ चुका था। मैंने बिना सोचे उसकी बाह पकड़ ली, लेकिन अगले ही पल हम दोनों हवा के साथ बाहर की तरफ खींचने लगे। मुझे कसकर पकड़ो, मैं चिल्लाया। तभी अचानक पीछे से किसी ने हमें पकड़ लिया। वह लाओ झेंग था। पता नहीं वह कब वहां पहुंच गया था। उसका भारी शरीर किसी एंकर की तरह काम कर रहा था। उसने पूरी ताकत लगाकर हमें वापस अंदर खींच लिया। शौबे का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसका मेकअप आंसुओं और पसीने से बह गया था। अब वह किसी इन्फ्लुएंसर की तरह नहीं, बल्कि डरे हुए बच्चे की तरह लग रहा था। थैंक यू, वह कांपती आवाज में बोला। लाओ, झेंग ने तुरंत कहा, सब लोग मेरे कमरे में आ जाओ। हम सब भागते हुए उसके कमरे में पहुंचे। सच कहूं तो उसका कमरा बाकी कमरों से कहीं ज्यादा सुरक्षित था। बिल्डिंग हिल तो रही थी, लेकिन उसकी खिड़कियां अभी तक सलामत थीं। टॉर्च की रोशनी में मैंने पहली बार उसके सामान को ठीक से देखा और देखकर दंग रह गया। कमरे का आधा हिस्सा मिनरल वाटर कार्टन से भरा हुआ था। नीचे इंस्टेंट नूडल्स, कैंड फूड, कंप्रेस्ड बिस्किट्स और यहाँ तक कि मिलिट्री रेशन भी रखे थे। मैंने हैरानी से पूछा, लाओ झेंग, तुम युद्ध की तैयारी कर रहे थे क्या? वह हल्का सा हंसा। मैं पहले आर्मी में था, आदत पड़ गई है बस। फिर उसने दीवार पर हाथ रखते हुए कहा, ये पुरानी बिल्डिंग्स ब्रिक कंक्रीट स्ट्रक्चर की बनी है, नई बिल्डिंग से कहीं ज्यादा मजबूत होती हैं। बस टॉप फ्लोर का भरोसा नहीं। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, लेकिन हम सब समझ गए कि वह क्या कहना चाहता था। मेरा कमरा उसी टॉप फ्लोर पर था। शायद अब वहाँ कुछ भी नहीं बचा था। मेरी सारी जमा पूंजी, कपड़े और सामान सब खत्म हो चुका था। लेकिन उस वक्त दुख मनाने का समय नहीं था। तभी वांग जिये अचानक बोली, सब चुप रहो। पूरा कमरा शांत हो गया। बाहर गरजती हवा के बीच हमें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। कोई मदद के लिए पुकार रहा था। आवाज नीचे से आ रही थी, कभी सुनाई देती, कभी गायब हो जाती। श्याओ बेई ने धीरे से पूछा, क्या यह पहली मंजिल के किसी रेजिडेंट की आवाज हो सकती है? लाओ झेंग ने गंभीर स्वर में कहा, पहली मंजिल तो अब तक पूरी तरह डूब चुकी होगी। डॉक्टर लिन ने भौहें सिकोड़ ली। अगर सच में कोई जिंदा है तो हम उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। लाओ झेंग ने तुरंत पलटकर पूछा, और उसे बचाने जाएगा कौन? नीचे पूरा जहरीला पानी भरा है, जो भी उतरेगा वह खुद मर जाएगा। उसकी बात बिल्कुल सही थी। उस जहरीले समुद्री पानी को छूना भी मौत को बुलाने जैसा था। लेकिन फिर भी नीचे से आती वह कमजोर मदद की पुकार सुनकर किसी का दिल शांत नहीं हो पा रहा था। तभी श्याओ जिये ने धीरे से अपनी माँ का हाथ पकड़कर पूछा, मम्मी क्या नीचे सच में कोई फंसा हुआ है? श्याओ जिये ने डरते हुए पूछा, मम्मी क्या नीचे सच में कोई फंसा हुआ है? वांग जिये ने उसे कसकर गले लगा लिया, लेकिन उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। नीचे से आती मदद की आवाज अब पहले से बहुत कमजोर हो चुकी थी। कुछ देर बाद वह पूरी तरह गायब हो गई। कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। उसी पल हम सबको पहली बार एहसास हुआ कि एपोकलिप्स में अच्छा इंसान बने रहना कितना मुश्किल होता है। तभी धड़ाम, एक और भयानक धमाका हुआ। इस बार आवाज सामने वाली बिल्डिंग से आई थी। मैं तुरंत खिड़की के पास भागा और बाहर झांका। सामने खड़ी 7 मंजिला रेजिडेंशियल बिल्डिंग की पूरी टॉप फ्लोर हवा में उड़ चुकी थी। टूटी हुई दीवारें, लोहे के टुकड़े और मलबा तूफान में उड़ रहे थे। पूरा दृश्य किसी डिजास्टर मूवी के स्पेशल इफेक्ट्स जैसा लग रहा था। लेकिन यह
कोई फिल्म नहीं थी। तभी शौबे ने अपना फोन उठाया और बोला, देखो मैंने अभी यह सब रिकॉर्ड कर लिया। उसकी स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे पूरी छत एक कागज की तरह फटकर हवा में उड़ गई थी। वंगजे ने नाराज होकर कहा, तुम्हें अभी भी वीडियो रिकॉर्ड करने की पड़ी है। शाओबेई कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, मैं बस इसे रिकॉर्ड करना चाहता था। अगर वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, लेकिन हम सब समझ गए कि वह क्या कहना चाहता था। अगर हम मर गए तो कम से कम हमारे पीछे कुछ तो रह जाएगा। ये सोच डरावनी थी, लेकिन सच्चाई भी यही थी। मैंने तुरंत कहा, बैटरी बचाकर रखो, पता नहीं आगे कितने दिन काम आएगी। शाओबेई ने सिर हिलाया और फोन बंद कर दिया। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। जो लड़का रोज लाइव स्ट्रीमिंग करके जीता था, उसके लिए इंटरनेट का गायब हो जाना किसी मछली को पानी से बाहर फेंकने जैसा था। तभी लाओ जेंग ने कहा, हमें बारी बारी से पहरा देना चाहिए। अगर बिल्डिंग की हालत और खराब हुई तो कम से कम किसी को पहले पता चल जाएगा। सबने उसकी बात मान ली। इस तरह उस भयानक रात की पहली पहरेदारी शुरू हुई। सबसे पहला पहरा मेरा था। बाकी लोग दीवार से टिकर सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं बस बाहर से आती हवा की आवाज सुनता रहा। वह आवाज बेहद अजीब थी। कभी किसी के रोने जैसी लगती, कभी किसी राक्षस की दहाड़ जैसी, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई विशाल दैत्य अंधेरे में सांस ले रहा हो। रात के करीब 4 बजे अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा एकदम से रुक गई, धीरे धीरे नहीं, बल्कि जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। यह खामोशी इतनी अजीब थी कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत लाओ जेंग को जगा दिया। उठो, हवा रुक गई है। वह उठकर कुछ देर ध्यान से सुनता रहा, फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। यह अच्छा नहीं है। मैंने पूछा, क्यों? उसने धीमे स्वर में कहा, हम टाइफून के आई में पहुंच गए हैं। टाइफून आई? हाँ, तूफान के बीच का वह हिस्सा जहाँ कुछ समय के लिए हवा रुक जाती है, लेकिन यह ज्यादा देर नहीं रहेगा। जैसे ही यह गुजरेगा, हवा दूसरी दिशा से वापस आएगी और पहले से भी ज्यादा ताकतवर होगी। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, और ठीक वैसा ही हुआ। 20 मिनट भी नहीं बीते थे कि हवा फिर लौट आई, लेकिन इस बार वह दूसरी दिशा से आ रही थी और पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक थी। धड़ाम! लाओ झेंग के कमरे की खिड़की एक ही झटके में टूट गई। तेज हवा और बारिश का सैलाब कमरे में घुस पड़ा। कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा पानी से भरने लगा। जल्दी खिड़की बंद करो! हम सब घबराकर इधर उधर भागने लगे। किसी ने मैट्रेस लगाया, किसी ने लकड़ी का तख्ता खड़ा किया, तो किसी ने वार्डरोब तक खिसका दिया, लेकिन सब बेकार था। लेवल 17 टाइफून के सामने हमारा हर प्रयास मजाक जैसा था। आखिर लाओ झेंग जोर से चिल्लाया, यहाँ रुकना नामुमकिन है, सब लोग बाहर निकलो। हम सब भागकर कॉरिडोर में आ गए। दोनों तरफ कमरे होने की वजह से कॉरिडोर थोड़ा सुरक्षित था, लेकिन वहाँ भी हालात अच्छे नहीं थे। पूरी बिल्डिंग लगातार कांप रही थी। दीवारों में दरारें बढ़ती जा रही थीं और प्लास्टर बर्फ की तरह टूट टूट कर नीचे गिर रहा था। शाओजे डरकर अपनी माँ से चिपक गया। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। वांगजी ने उसे गले लगाया। डरो मत, मम्मी यही है। लेकिन उसकी अपनी आवाज भी कांप रही थी। सच तो यह था कि हम सब डरे हुए थे। हमें बिल्डिंग के गिरने का डर था, हवा का डर था, और सबसे बड़ा डर मौत का था। तभी डॉक्टर लिन अचानक बोले, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। डरना सामान्य है, लेकिन घबराहट इंसान की जान ले लेती है। गहरी सांस लो और खुद को शांत रखो। आखिर वह इतने सालों का अनुभवी डॉक्टर था। मुश्किल समय में लोगों को संभालना उसे आता था। उसके कहने पर हम सब ने धीरे धीरे गहरी सांसें लेना शुरू किया। हैरानी की बात थी कि इससे सच में थोड़ा फर्क पड़ा। शाओबेई ने पूछा, आमतौर पर टाइफून कितनी देर तक चलता है? लाओ जेंग ने सिर हिलाया। यह उसके लेवल पर निर्भर करता है, लेकिन लेवल 17 टाइफून, सच कहूँ तो मैंने भी कभी ऐसा नहीं देखा। मुझे फोन पर मिला आखिरी वेदर अपडेट याद आया। उसमें लिखा था कि तूफान अगले दिन दोपहर तक कमजोर नहीं होगा, यानी अभी भी लगभग 12 घंटे बाकी थे। 12 घंटे! ऐसे हालात में हर मिनट 1 साल जैसा लग रहा था। तभी श्याओ जी के पेट से आवाज आई। बच्चा पिछले दिन दोपहर से सिर्फ कुछ बिस्कुट्स खाकर बैठा था। वांग जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। थोड़ा और सह लो बेटा, सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हम सब जानते थे कि सुबह होने से कुछ नहीं बदलने वाला। बाहर की दुनिया अब भी नरक ही थी। तभी लाओ जेंग ने अपने बैग से एक कंप्रेस्ड बिस्किट पैकेट निकाला और श्याओ जी की तरफ बढ़ा दिया। लो बेटा, यह खा लो। वांग जी झिझक गई। नहीं, रहने दीजिए, रख लो, लाओ जेंग ने मुस्कुराकर कहा, और बिस्कुट सीधे श्याओ जी के हाथ में रख दिया। बच्चे को भूखा नहीं रहना चाहिए। श्याओ जी ने दोनों हाथों से पैकेट पकड़ा और धीरे से बोला, थैंक यू ग्रैंडपा। उस पल मैंने पहली बार लाओ जेंग की आंखों में नरमी देखी। जो आदमी हमेशा हिसाब किताब की बातें करता था, उसके अंदर भी एक दयालु इंसान छिपा हुआ था। शायद आपदा इंसानों का असली चेहरा सामने ले आती है। कुछ लोग स्वार्थी बन जाते हैं और कुछ लोग और भी निस्वार्थ। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक बात कौंधी, 1 मिनट, नीचे का पानी अभी भी बढ़ रहा है क्या? सब लोग एकदम चुप हो गए। अभी तक हमारा पूरा ध्यान तूफान पर था। किसी ने नीचे झांक कर देखा ही नहीं था। मैं सावधानी से सीढ़ियों के पास गया और टॉर्च की रोशनी नीचे डाली। अगले ही पल मेरा दिल बैठ गया। पानी 4थी मंजिल तक पहुंच चुका है और अभी भी बढ़ रहा है क्या? सबके चेहरे बदल गए। शाओबेई घबराकर बोला, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भी डूब जाएंगे। डॉक्टर लिन ने भौहें सिकोड़ ली। इतना पानी सामान्य नहीं है। जब तक वह अचानक रुक गए। जब तक क्या? मैंने पूछा। डॉक्टर लिन ने भारी आवाज में कहा, जब तक समुद्री बांध टूट न गया हो। समुद्री बांध, यह शब्द सुनते ही सबकी सांसें रुक गईं। एस सिटी का समुद्री बांध 50 साल पुराना था। उसे इस तरह बनाया गया था कि वह 100 साल में आने वाले सबसे बड़े तूफान को भी झेल सके। अगर वह भी टूट गया था तो हालात हमारी सोच से कहीं ज्यादा खराब थे। लाओ, झेंग ने तुरंत कहा,
कहा, अभी अनुमान लगाने का समय नहीं है, सबसे जरूरी बात है जिंदा रहना। वह सही कह रहा था, लेकिन सवाल वही था, कैसे? बिल्डिंग हिल रही थी, पानी बढ़ रहा था, बाहर तूफान दहाड़ रहा था। हम ऐसे थे जैसे समुद्र के बीच फंसी एक छोटी नाव जो किसी भी पल पलट सकती थी। आखिरकार सुबह हो गई, लेकिन उस सुबह में कोई उम्मीद नहीं थी। घने बादलों के बीच से आती फीकी रोशनी ने बाहर का दृश्य साफ कर दिया, और जो हमने देखा उसने सबको स्तब्ध कर दिया। क्या यह वही एस सिटी था जिसे हम जानते थे? सड़कें अब नदियां बन चुकी थी, कारें खिलौनों की तरह पानी में बह रही थीं। सामने की कई इमारतें टेढ़ी हो चुकी थीं, कुछ तो आधी टूटकर सिर्फ ढांचे के रूप में खड़ी थीं। दूर दूर तक धुआं और आग दिखाई दे रही थी। कोई नहीं जानता था कि वह विस्फोट था या आगजनी। पूरा शहर ऐसा लग रहा था जैसे किसी दैत्य ने उसे पैरों तले कुचल दिया हो। श्याओ बेई ने कांपती आवाज में कहा, हे भगवान, यह लेवल 17 टाइफून की ताकत है। नहीं, डॉक्टर लिन ने धीमे स्वर में कहा, यह सिर्फ तबाही है, पूरी तबाही। तभी श्याओ बेई ने अचानक दूर इशारा किया। वो देखो। हम सब ने उसकी उंगली की दिशा में देखा, और जो नजारा दिखाई दिया उसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। दूर क्षितिज पर समुद्र का पानी एक विशाल दीवार की तरह हमारी तरफ बढ़ रहा था। यह कोई सामान्य लहर नहीं थी, उसके साथ इमारतों का मलबा, कारें, पेड़ और न जाने क्या क्या बहता चला आ रहा था। डॉक्टर लिन की आवाज कांप उठी, स्टॉर्म सर्ज, यह टाइफून से पैदा हुई समुद्री बाढ़ है, और कई बार यह खुद टाइफून से भी ज्यादा खतरनाक होती है। लाओ जेंग ने जल्दी से पूछा, वह यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेगी? मैंने दूरी का अंदाजा लगाया और जवाब दिया, ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर दूर होगी। उसकी रफ्तार देखकर लगता है कि 10 मिनट के अंदर यहाँ पहुँच जाएगी। ये सुनते ही सबके चेहरे सफेद पड़ गए। मैंने तुरंत चिल्लाकर कहा, छत पर चलो अभी। श्याओ बेई घबराकर बोला, लेकिन टॉप फ्लोर तो पहले ही डैमेज हो चुकी है, फिर भी यहाँ खड़े होकर मरने से बेहतर है। मैंने जवाब दिया। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। हम सब तेजी से ऊपर भागने लगे। सीढ़ियां पहले से ही टूट फूट चुकी थीं। हर कदम पर ऐसा लगता था कि कहीं पूरी सीढ़ी ही न टूट जाए। आखिर हम छठी मंजिल पर पहुंचे। यह कभी मेरा घर हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ से टूटी हुई दीवारें और मलबा बचा था। छत पूरी तरह उड़ चुकी थी और ऊपर सीधा धूसर आसमान दिखाई दे रहा था। हवा अब भी बेहद तेज थी, लेकिन कम से कम हम फिलहाल नीचे चढ़ते जहरीले पानी से दूर थे। जो भी चीज बांधी जा सकती है उसे अपने शरीर से बांध लो, लाओ जेंग ने जोर से कहा। उसके निर्देश पर हम सब ने रस्सियां, बेडशीट्स और कपड़ों की मदद से खुद को बची हुई मजबूत दीवारों और लोहे के खंभों से बांधना शुरू कर दिया। दूर से आती समुद्री बाढ़ हर सेकंड और करीब आती जा रही थी। अब उसकी गर्जना साफ सुनाई दे रही थी। हम सब जानते थे कि अगले कुछ मिनट तय करेंगे कि हम जिंदा बचेंगे या नहीं। दूर आती समुद्री बाढ़ अब बेहद करीब पहुंच चुकी थी। मैं साफ देख सकता था कि उसकी ऊंची लहरों के ऊपर क्या क्या बहकर आ रहा था। टूटे हुए घरों के टुकड़े, कुचली हुई कारें, उखड़े हुए पेड़ और कुछ ऐसी चीजें भी जिन्हें पहचानने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैंने नजरें फेर ली। तभी श्याओ जी ने धीमी आवाज में पूछा, क्या पापा हमें बचाने आएंगे? उसके सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। शायद उसके पिता, शायद हमारे अपने परिवार वाले, शायद वे सब अब इस दुनिया में भी न हो। लेकिन मैं यह बात एक बच्चे से नहीं कह सकता था। जरूर आएंगे, मैंने खुद को कहते सुना। ये एक झूठ था, लेकिन अपोकलिप्स में कभी कभी झूठ सच से ज्यादा दयालु होता है। अगले ही पल समुद्री बाढ़ हम तक पहुंच गए। वह हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा ऊंची और भयानक थी। पूरी बिल्डिंग जोर जोर से कांपने लगी, जैसे किसी भी पल जड़ से उखड़ जाएगी। विशाल लहर 5वीं मंजिल को पार करती हुई सीधे हमारी तरफ बढ़ी। सब लोग कसकर पकड़ो, लाओ जेंग पूरी ताकत से चिल्लाया। धड़ाम, विशाल लहर टूटी हुई दीवारों से टकराई। एक पल में पूरा संसार हवा और पानी की गर्जना में डूब गया। जहरीले पानी की बौछारें चारों तरफ उड़ने लगीं। हर बूंद किसी तेजाब जैसी थी। मेरी गर्दन पर कुछ छींटे पड़े और तुरंत जलन शुरू हो गई। आह! श्याओ बेई दर्द से चीख पड़ा। उसके हाथ पर जहरीले पानी की कुछ बूंदें गिर गई थीं। कुछ ही सेकंड में वहाँ बड़े बड़े छाले उभर आए। डॉक्टर लिन ने तुरंत अपनी बची हुई साफ पानी की बोतल निकाली और उसका घाव धोने लगे। लेकिन हमारे पास साफ पानी बहुत कम था। हर बूंद अब खजाने से कम नहीं थी। पहली लहर के बाद हम मुश्किल से संभले ही थे कि दूसरी लहर आ गई, और इस बार वह पहले से भी ज्यादा ऊंची थी। पानी सीधे छठी मंजिल के फर्श तक फैल गया। नहीं, बिल्डिंग अब नहीं टिकेगी। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन लगातार कांप रही है। यह पुरानी इमारत अपनी आखिरी सीमा तक पहुंच चुकी थी। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। हवा की रफ्तार अचानक कम होने लगी। इस बार यह टाइफून आई वाली शांति नहीं थी। तूफान सचमुच कमजोर पड़ रहा था। कुछ देर बाद हमने देखा कि समुद्री बाढ़ भी धीरे धीरे पीछे हटने लगी है, बहुत धीमी गति से, लेकिन वह सच में पीछे जा रही थी। हम बच गए? श्याओ बेई की आवाज में यकीन से ज्यादा हैरानी थी। अभी खुश मत हो, लाओ जेंग ने तुरंत कहा। वह सही था, टाइफून कमजोर जरूर पड़ रहा था, लेकिन हमारी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। बिल्डिंग किसी भी समय गिर सकती थी। नीचे अब भी जहरीला पानी भरा था। हमारे पास खाना और पीने का पानी लगभग खत्म हो चुका था। श्याओ बेई का घाव इलाज मांग रहा था, और सबसे बड़ी बात, बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। कम्युनिकेशन बंद था, रेस्क्यू का कोई पता नहीं था। सड़कें और शहर बर्बाद हो चुके थे। कोई नहीं जानता था कि मदद आने में कितने दिन लगेंगे। एस सिटी, वह शहर जहां मैंने अपनी पूरी जिंदगी के 28 साल बिताए थे, एक ही रात में नरक बन चुका था, और हम उस नरक के कुछ बचे हुए लोग थे। अगर इसे किस्मत कहना सही था तो शायद हम किस्मत वाले थे। कुछ घंटों बाद हवा लगभग रुक गई। बारिश भी बहुत कम हो गई।
गई। लेकिन हमारी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। सबसे पहले समस्या थी श्याओ बेई की। जहरीले पानी से जली उसकी बांह अब बुरी तरह सड़ने लगी थी। डॉक्टर लिन ने घाव देखकर गंभीर स्वर में कहा, इसे एंटीबायोटिक्स की जरूरत है, नहीं तो इन्फेक्शन फैल जाएगा। लेकिन हमारे पास एंटीबायोटिक्स नहीं थी। डॉक्टर लिन के बैग में सिर्फ कुछ सामान्य दवाइयां थी। उनमें सबसे ज्यादा उनकी खुद की हार्ट मेडिसिन थी। मैं ठीक हूँ। श्याओ बेई ने दर्द छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसके माथे पर बहता ठंडा पसीना उसकी हालत बता रहा था। मैंने अपनी टी शर्ट का एक साफ हिस्सा फाड़कर उसकी बांह पर बांध दिया। उसकी पूरी बांह कांप रही थी। अचानक वह धीमी आवाज में बोला, सॉरी। मैंने पूछा, किस बात का? उसने सिर झुका लिया। मैं बहुत बेकार हूँ, मैं किसी की मदद नहीं कर पाया, उल्टा सबको मेरी चिंता करनी पड़ रही है। वांग जी ने तुरंत उसे दिलासा दिया, ऐसा मत कहो, किसी ने नहीं सोचा था कि हालात यहाँ तक पहुँच जाएंगे। वह सही कह रही थी। कल इसी समय श्याओ बेई अपने लाइव स्ट्रीम में हंसते हुए लोगों से बातें कर रहा था और आज वह जिंदगी और मौत के बीच बैठा था। तभी लाओ जेंग नीचे देखकर वापस आया। पानी उतर रहा है। यह सुनकर सबकी आंखों में उम्मीद चमकी, लेकिन अगले ही पल उसने कहा, मगर बहुत धीरे, और एक बुरी खबर भी है। क्या? मैंने पूछा। लाओ जेंग ने गंभीर चेहरा बनाकर जवाब दिया, सीढ़ियों की दरारें और बढ़ गई हैं। मुझे नहीं पता ये बिल्डिंग और कितनी देर टिकेगी। उसकी बात सुनकर फिर सन्नाटा छा गया। इस वक्त हम ऐसे लोगों की तरह थे जो टूटते हुए टापू पर फंसे हों। चारों तरफ मौत थी और बचने का रास्ता अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था कि अगला घंटा हमारे लिए क्या लेकर आने वाला है। हम ऐसे फंस चुके थे जैसे किसी टूटते हुए पिंजरे में कैद हो। नीचे उतर नहीं सकते थे और ऊपर कहीं जाने का रास्ता नहीं था। हमें किसी तरह बाहर की दुनिया से संपर्क करना होगा। मैंने कहा। श्याओ बेई कड़वी हंसी हंसा। कैसे? फोन में तो कब का सिग्नल खत्म हो चुका है। मैंने कुछ देर सोचा, फिर कहा, अगर संपर्क नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरे सर्वाइवर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं मलबे के सबसे ऊंचे हिस्से पर चढ़ गया और चारों तरफ देखने लगा। पूरा शहर बर्बाद हो चुका था, लेकिन ध्यान से देखने पर कुछ हलचलें दिखाई दे रही थीं। करीब 500 मीटर दूर एक ऑफिस बिल्डिंग की छत पर कोई कपड़ा लहरा रहा था और उससे भी दूर कहीं धुएं का गुब्बार उठ रहा था। इसका मतलब था कि हम अकेले नहीं थे। शहर में और भी लोग जिंदा बचे हुए थे। यह जानकर सबके चेहरों पर पहली बार उम्मीद की झलक दिखाई दी। लेकिन वांग जे ने तुरंत सबसे जरूरी सवाल पूछा, वहां तक पहुंचेंगे कैसे? 500 मीटर की दूरी सामान्य दिनों में सिर्फ 5 मिनट की थी, लेकिन अब हमारे और उनके बीच जहरीले समुद्री पानी का एक विशाल समुद्र फैला हुआ था। तभी श्याओ जे अचानक बोला, हम लकड़ी की नाव बना सकते हैं। सबकी नजरें उसकी तरफ घूम गईं। वह मासूमियत से बोला, मैंने किताब में पढ़ा था, रॉबिन्सन क्रूसो ने भी लकड़ी का बेड़ा बनाकर जान बचाई थी। उसकी बात सुनकर कोई हंसा नहीं, क्योंकि हालात ऐसे थे कि बच्चों की बात भी समाधान लगने लगी थी। मैंने आसपास बिखरे मलबे की तरफ देखा। लकड़ी की कमी नहीं थी। टूटी इमारतों और फर्नीचर के टुकड़े हर तरफ पड़े थे। असली समस्या थी जहरीला पानी। साधारण लकड़ी का बेड़ा ज्यादा देर नहीं टिकता। तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया, प्लास्टिक। सब मेरी तरफ देखने लगे। अगर हम लकड़ी को प्लास्टिक से ढक दें तो? सिटी विलेज में प्लास्टिक की कमी नहीं थी। प्लास्टिक शीट्स, प्लास्टिक बैरल्स, फोम बोर्ड्स, सब कुछ मलबे में बिखरा पड़ा था। करते हैं। लाओ जेंग ने तुरंत फैसला सुनाया, यहाँ बैठे रहने से बेहतर है कोशिश करना। इसके बाद सब काम में जुट गए। पुरुष लोग मलबे से सामान इकट्ठा करने लगे और महिलाएं बचा हुआ सामान व्यवस्थित करने लगी। कुछ घंटों की मेहनत के बाद हमने कई मजबूत लकड़ियां, प्लास्टिक शीट्स, फोम बोर्ड्स, बड़े प्लास्टिक बैरल्स और काफी टेप इकट्ठा कर लिया। श्याओ बेई बेड़े को देखकर बोला, सच में यह तैरेगा? मैंने कंधे उचकाए, पता नहीं, लेकिन कोशिश तो करनी ही होगी। लाओ जेंग ने अपनी पुरानी मिलिट्री ट्रेनिंग का पूरा इस्तेमाल किया। लकड़ियों का फ्रेम बनाया गया, फोम बोर्ड्स लगाई गई और पूरे ढांचे को प्लास्टिक शीट से लपेट दिया गया। हर जोड़ को टेप से सील कर दिया गया। लगभग 2 घंटे बाद एक छोटा लेकिन मजबूत दिखने वाला राफ्ट तैयार हो गया। वह करीब 3 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा था। हिसाब से उसमें 3 या 4 लोग बैठ सकते थे। पहले कौन जाएगा? लाओ जेंग ने पूछा। यह सबसे खतरनाक हिस्सा था। किसी को नहीं पता था कि राफ्ट कितनी देर टिकेगा, पानी कितना जहरीला है और रास्ते में क्या खतरे मिलेंगे। मैं जाऊंगा, मैंने बिना सोचे कहा। नहीं, वांग जे ने तुरंत विरोध किया। यह बहुत खतरनाक है। मैंने सिर हिलाया। किसी न किसी को जाना ही होगा। मैं सबसे जवान हूँ, ताकत भी है। सच तो यह था कि मैं खुद डरा हुआ था, लेकिन किसी को तो आगे बढ़ना था। मैं भी चलूंगा, लाओ जेंग बोला। 2 लोग रहेंगे तो एक दूसरे का सहारा बन सकेंगे। किसी ने विरोध नहीं किया। फैसला हो चुका था। रवाना होने से पहले डॉक्टर लिन ने मुझे पास बुलाया। श्याओ चेन, एक वादा करो। कहिए। उन्होंने धीरे से अपनी दवा की शीशी निकाली। अगर मैं बचा नहीं तो इसमें जो दवाएं हैं उनमें कुछ श्याओ बेई के काम आ सकती हैं। मैंने तुरंत सिर हिलाया। ऐसी बातें मत कीजिए, पहले मेरी बात सुनो। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, लेकिन तुम लोग अभी जवान हो। मैं कुछ नहीं बोला, बस उनका हाथ कसकर पकड़ लिया और सिर हिला दिया। आखिरकार राफ्ट को पानी में उतारा गया। जैसे ही वह जहरीले पानी को छुआ, जैसी आवाज आने लगी। प्लास्टिक धीरे धीरे गल रहा था, लेकिन उम्मीद से कम गति से। इसका मतलब था कि हमारे पास कुछ समय था। मैं और लाओ जेंग सावधानी से राफ्ट पर चढ़ गए। चप्पू की जगह हमने प्लास्टिक में लिपटी 2 पुरानी दरवाजों की पट्टियां इस्तेमाल की। पानी के ऊपर हर तरह का मलबा तैर रहा था। फर्नीचर, कपड़े, टूटे हुए सामान और कुछ ऐसी चीजें भी जिन्हें पहचानने की मैंने कोशिश नहीं की। तभी लाओ जेंग अचानक चिल्लाया, सावधान! मैंने सिर उठाकर देखा। सामने से एक उलटी पलटी कार तेजी से हमारी तरफ बहती चली आ रही थी। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि अगर वह
राफ्ट से टकरा जाती तो हम सीधे जहरीले पानी में गिर जाते। बाएं मोड़ो, लाओजेंग गरजा। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे की पट्टी पानी में मारी। राफ्ट एक तरफ घूमने लगा। कार हमारी तरफ और करीब आती जा रही थी। 10 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर, धड़ा। कार राफ्ट के किनारे से रगड़ खाती हुई निकल गई। टक्कर पूरी नहीं लगी, लेकिन उसके झटके से पूरा राफ्ट जोर से हिल गया। मैं लगभग पानी में गिर ही पड़ा था। संभल कर, लाओजेंग ने मेरी बांह पकड़कर वापस खींच लिया। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जहरीले पानी की सतह के नीचे न जाने कितना मलबा छिपा हुआ था। हर कुछ मीटर पर हमें दिशा बदलनी पड़ रही थी। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे। आखिरकार हम उस ऑफिस बिल्डिंग के पास पहुंच गए। मैंने ऊपर देखकर पूरी ताकत से आवाज लगाई, अरे ऊपर कोई है? कुछ पल बाद छत के किनारे से एक आदमी का सिर दिखाई दिया। वह एक मिडिल एज्ड आदमी था। उसके कपड़े देखकर लग रहा था कि वह कोई ऑफिस वर्कर है जो डिजास्टर के समय कंपनी में ही फंस गया था। तुम लोग कहां से आए हो? उसने ऊपर से पूछा। मैंने जवाब दिया, सामने वाली रेजिडेंशियल बिल्डिंग से। वहां बच्चे और बुजुर्ग फंसे हुए हैं, उन्हें मदद चाहिए। वह कुछ देर के लिए गायब हो गया, फिर वापस आया तो उसके साथ कई और लोग भी थे। हम यहाँ 20 से ज्यादा लोग हैं। उसने ऊपर से आवाज लगाई, खाने का इंतजाम है लेकिन पानी बहुत कम बचा है। मैंने तुरंत पूछा, कोई डॉक्टर है? हमारे यहाँ एक घायल है। उसने जवाब दिया, डॉक्टर नहीं लेकिन एक नर्स है। तुम लोग रुको, हम नीचे रस्सी डालते हैं। अब दोनों तरफ के सर्वाइवर्स के बीच संपर्क बन चुका था। ये अच्छी खबर थी, लेकिन उसी समय बुरी खबर भी सामने आ गई। हमारा राफ्ट अब जवाब देने लगा था। प्लास्टिक कई जगह से फट चुका था और पानी अंदर घुसने लगा था। जल्दी वापस चलो, लाओजेंग बोला। लेकिन सच ये था कि अब लौटना भी आसान नहीं था। राफ्ट धीरे धीरे भारी होता जा रहा था। पानी भरने से उसका बैलेंस बिगड़ रहा था और हमारी स्ट्रेंथ भी खत्म हो रही थी। कुछ ही देर में राफ्ट पूरी तरह टूट गया और हम सीधे जहरीले पानी में गिर गए। जैसे ही पानी बॉडी से टकराया, ऐसा लगा जैसे हजारों नीडल्स एक साथ चुभ गई हों। दर्द इतना तेज था कि दिमाग सुन्न होने लगा, लेकिन हम रुके नहीं। पूरी ताकत से आगे की तरफ स्विम करते रहे। एक सेकंड भी रुकना डेथ जैसा था। किनारे पर खड़े वांगजी और श्याओबे चिल्ला रहे थे, जल्दी इन्हें खींचो, पानी डालकर वॉश करो। डॉक्टर ने तुरंत इंस्ट्रक्शन दी और प्रेशियस क्लीन वाटर हमारे ऊपर डाला जाने लगा। वो मोमेंट रिलीफ नहीं था, बल्कि और ज्यादा पेन था, जैसे बॉडी बर्न हो रही हो। लेकिन हमें पता था रुकना मतलब डेथ है, क्योंकि सामने दूसरी तरफ 20 से ज्यादा लोग थे। नर्सें थी और होप थी। मैं हांफते हुए बोला, वहाँ लोग हैं, हम अकेले नहीं हैं। वांगजे की आंखें भर आईं, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। रियल प्रॉब्लम सामने थी। राफ्ट खत्म हो चुका था। अब आगे कैसे जाएंगे? और हमारी हालत देखकर अब कोई भी पानी में उतरने की हिम्मत नहीं करेगा। डॉक्टर लिन ने शांत होकर कहा, तूफान गुजर चुका है, पानी का लेवल धीरे धीरे कम होगा, हमें वेट करना होगा। लेकिन सवाल यह था, कितना वेट? हमारे पास वाटर भी कम था और श्याओबे की इंजरी वेट नहीं कर सकती थी। तभी श्याओबे अचानक बोला, मेरे पास एक आइडिया है। सब उसकी तरफ देखने लगे। ड्रोन? उसने कहा, मेरे लाइव स्ट्रीमिंग सेटअप में ड्रोन है। हाँ, ये तो किसी के दिमाग में नहीं आया था। उसका बैग पूरी तरह बचा नहीं था, लेकिन मेन इक्विपमेंट अभी भी था। एक DJI ड्रोन, 2 बैकअप बैटरी, करीब 5 किलोमीटर रेंज। लेकिन इस वेदर में भरोसा नहीं था। फिर भी उसने कहा, ट्राई करते हैं। ड्रोन स्टार्ट हुआ। हवा में उठते ही उसकी साउंड पूरे माहौल में गूंज गई। श्याओबे उसे कंट्रोल करते हुए उसे बिल्डिंग की तरफ ले गया। हम सब सांस रोककर मोबाइल स्क्रीन को घूर रहे थे। सिग्नल बार बार टूट रहा था, वीडियो लैग हो रहा था, लेकिन कनेक्शन बना रहा। आखिरकार ड्रोन बिल्डिंग तक पहुंच गया। वहां मौजूद लोग उसे देखकर तुरंत रिएक्ट करने लगे। उन्होंने एक बोर्ड दिखाया। क्या चाहिए? श्याओबे ने ड्रोन के स्पीकर से जवाब दिया, एंटीबायोटिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन। वहां थोड़ी देर डिस्कशन हुई। फिर एक नर्स ने छोटा सा मेडिकल पैकेज तैयार किया और उसे ड्रोन से बांध दिया। लेकिन उसी वक्त ड्रोन की बैटरी अलार्म बजने लगा। स्क्रीन पर वार्निंग ब्लिंक करने लगी। हम सबकी सांस अटक गई। बस थोड़ा और, कोई चिल्लाया। श्याओबे दांत भींचकर बोला, बस पहुंच जा। ड्रोन लड़खड़ाते हुए हवा में ऊपर उठा और दवाइयों का वो छोटा सा पैकेज लेकर वापस लौटने लगा और सीधा हमारे ऊपर आ गया। तभी अचानक उसकी बैटरी खत्म हो गई और वह सीधे नीचे गिरने लगा। मैंने झट से हाथ बढ़ाकर उस मेडिसिन पैकेज को पकड़ लिया। लकली सब सेफ था। अंदर देखा तो अमॉक्सिसिलिन और कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स थी। डॉक्टर ने चेक किया और कहा, ठीक है, ये इनफ है श्याओबे, अब सेफ है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी। शाम होते होते पानी का लेवल सच में गिरने लगा था। अब वह तीसरी मंजिल तक आ चुका था, लेकिन बिल्डिंग की हालत और खराब हो गई थी। अंदर से क्रैक होने की आवाजें आ रही थी। कड़क कड़क, हर आवाज दिल दहला रही थी। आज रात गार्ड करना होगा। लाओजेंग ने कहा, कुछ भी हो जाए तुरंत सबको जगाना। हम पांचों एडल्ट्स ने टर्न वाइज गार्ड शुरू किया। मुझे लास्ट शिफ्ट मिला। रात करीब 3 बजे मैं लाओजेंग से गार्ड लेने आया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कुछ नहीं कहा। रात बहुत क्वाइट थी, इतनी क्वाइट कि डर लग रहा था। कोई हवा नहीं, कोई स्टॉर्म नहीं, बस एक डेड साइलेंस। पूरी सिटी जैसे मर चुकी थी। सिर्फ कभी कभी बिल्डिंग्स गिरने की आवाज आती थी। मैं दीवार के पास बैठ गया। ऊपर आसमान देखा। स्टार्स बहुत साफ थे। इतना साफ आसमान पहले कभी नहीं देखा था। आयरॉनिकल था। पॉल्यूशन खत्म हो गया था, लेकिन बदले में पूरा शहर खत्म हो गया। सो नहीं पा रहा। आवाज लिन डॉक्टर की थी। मैं मुड़ा, वो मेरे पास आकर बैठ गया। आप उठे कैसे? उम्र हो गई है, नींद कम आती है। उसने धीरे से पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, ये सब आखिर हुआ कैसे? ये 7वीं लेवल टाइफून था, सेंचुरी लेवल स्टॉर्म लिन। डॉक्टर ने लंबी सांस ली और कहा, इंसान हमेशा बहुत कॉन्फिडेंट होता है, सोचता है कि नेचर को कंट्रोल कर सकता है। मैंने पूछा, आपको क्या लगता है रेस्क्यू कब आएगी?
वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले आएगी, जरूर आएगी, लेकिन उनकी आवाज में डाउट साफ था। मैंने पूछा लिन डॉक्टर आपका कोई फैमिली है? उन्होंने धीरे से कहा वाइफ 10 साल पहले चली गई, बेटा बाहर रहता है, सालों से वापस नहीं आया। मैंने कहा सॉरी। वो हल्का सा मुस्कुराए, कोई जरूरत नहीं, उम्र हो गई है, चीजें आसान लगने लगती हैं, लेकिन तुम जैसे यंग लोग यहाँ फंसने के लिए नहीं बने। मैंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई खास लगाव नहीं। वो तुरंत बोले ये अच्छी बात नहीं है, इंसान के पास कुछ न कुछ होना चाहिए जिससे वो जी सके। मैं जवाब देना चाहता था, लेकिन वांग जिए की याद आ गई जो अपने बेटे के लिए हर हाल में लड़ रही थी, और मैं चुप हो गया। उन्होंने मेरे हाथ पर हल्का सा हाथ रखा। होप मत छोड़ो, इस टूटे हुए शहर में भी होप बहुत कमजोर सही, लेकिन यही बचाता है। रात खत्म होने की तरफ थी जब अचानक एक आवाज आई, बहुत दूर, बहुत हल्की, लेकिन सच में मौजूद, व्रूम। मैं तुरंत उठा, ये सुनो, कोई इंजन है क्या? सब लोग जाग गए और सुनने लगे। आवाज धीरे धीरे क्लियर होने लगी। शौबे चिल्लाया, ये प्लेन नहीं है, ये हेलीकॉप्टर है, रेस्क्यू रेस्क्यू आ रही है। वो खुशी से उछल पड़ा। हम सब पागल की तरह हाथ हिलाने लगे, फोन लाइट्स और टॉर्च से सिग्नल देने लगे। धीरे धीरे हेलीकॉप्टर और करीब आया। अब उसकी शेप साफ दिखने लगी। मिलिट्री हेलीकॉप्टर ऑरेंज बॉडी सनराइज में चमकता हुआ, जैसे सच में उम्मीद उतर आई हो। वो हमारे ऊपर सर्कल करने लगा। डोर खुला और एक सोल्जर बाहर झुका। उसने हमें देखा और सिग्नल दिया। फिर उसने सप्लाईज ड्रॉप करना शुरू किया। वाटर, फूड, मेडिसिन, कम्युनिकेशन। रेडियो में आवाज आई, हियर इज रेस्क्यू टीम, डू यू कॉपी? मैंने कांपती आवाज में जवाब दिया, वी कॉपी, वी आर सर्वाइवर्स, 6 एडल्ट्स, 1 चाइल्ड। वो बोले होल्ड ऑन, ग्राउंड टीम कमिंग, 24 आवर्स में पहुंच जाएगी, इंजर्ड लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी, लोकेशन मार्क हो चुकी है। हेलीकॉप्टर ने एक और राउंड लिया और फिर दूसरी डायरेक्शन में उड़ गया, और लोगों को बचाने के लिए हम बच गए। कोई फुसफुसाया। वंगजे शौबे को पकड़कर रो पड़ी, लेकिन इस बार आंसू डर के नहीं थे, बल्कि उस टूटे हुए भरोसे और थकी हुई उम्मीद के थे। हाँ, हम बच गए थे। हालांकि अभी भी 24 घंटे का इंतजार बाकी था, लेकिन होप अब साफ दिखाई दे रही थी। मैंने एक बोतल पानी खोली और बड़े घूंट लेकर पी गया। वो पानी मीठा लगा, इतना मीठा जितना मैंने कभी महसूस नहीं किया था। वॉकी टॉकी में लगातार मैसेजेस आ रहे थे। ए एरिया में 30 सर्वाइवर्स मिले। बी एरिया की रोड क्लियरेंस लगभग कंप्लीट हो गई है। मेडिकल टीम आगे बढ़ रही है। सी एरिया में भी ऑपरेशंस शुरू हो चुके हैं। पूरा शहर धीरे धीरे जाग रहा था, नहीं पूरा देश एक्टिव हो चुका था। लाओजंग ने दूर इशारा किया और हम सब ने देखा और भी हेलीकॉप्टर्स दिखाई दे रहे थे। आसमान में एक के बाद एक जैसे माइग्रेशन कर रहे हों, और नीचे ग्राउंड पर हेवी इंजीनियरिंग व्हीकल्स रबल हटाने में लगे थे। वाटर लेवल भी लगातार गिर रहा था। अब सेकंड फ्लोर दिखने लगा था। सब कुछ तबाह था, लेकिन फिर भी लाइफ वापस आ रही थी। श्याओ चेन लिन डॉक्टर ने मुझे बुलाया। मैंने कहा हाँ। उन्होंने धीरे से कहा, इस पल को याद रखना। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा इंसान की रेजिलियंस याद रखना। मैंने सिर हिला दिया। हाँ, मैं याद रखूंगा। 17 लेवल टाइफून का डर याद रखूंगा। वो ओशन जैसा आसमान जो हमारे ऊपर टूट पड़ा था, वो हेल्पलेसनेस भी याद रखूंगा, लेकिन साथ ही ह्यूमन काइंडनेस और होप की ताकत भी याद रखूंगा। और ये भी कि सबसे अंधेरे वक्त में भी हमने हार नहीं मानी। सूरज पूरी तरह निकल आया। गोल्डन सनलाइट टूटे हुए शहर पर गिर रही थी और हर चेहरे पर पड़ रही थी। एक नई सुबह शुरू हो चुकी थी, एक जिंदा सुबह। सप्लाईज आने के बाद पहला काम था इन्वेंट्री और डिस्ट्रीब्यूशन। 2 बॉक्सेस वाटर, 1 बॉक्स कंप्रेस्ड बिस्किट्स, 1 बॉक्स कैंड फूड, बेसिक मेडिसिन और 2 वॉकी टॉकी। इतना ही था जो हमें रेस्क्यू तक सरवाइव करवा सकता था। लाओजंग ने संतोष से कहा, लेकिन दूसरी तरफ राइटिंग बिल्डिंग वाले इतने लकी नहीं थे। वॉकी टॉकी में उनकी आवाज आई, हमारे सप्लाईज पानी में गिर गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा, क्या कोई एक्स्ट्रा भेज सकता है? हम सब एक दूसरे को देखने लगे। एक्स्ट्रा तो हमारे पास भी बेयरली इनफ था। वांगजी ने धीरे से कहा, थोड़ा सा दे देते हैं। लाओजंग तुरंत बोला, नहीं, हम सिर्फ 5 लोग हैं, वो 20 से ज्यादा हैं, अगर दे दिया तो हम क्या खाएंगे? लेकिन लिन डॉक्टर बीच में बोले, काम डाउन लाओजंग, तुम सही हो। लेकिन लाओजंग ने काट दिया, लेकिन क्या तुम भूल गए कल रात नीचे लोग मदद मांग रहे थे, हमने मदद की क्या? इस बात ने सबको चुप कर दिया। हाँ सच था, हमने उस वक्त मदद नहीं की थी। अब अचानक हम सेंट्स नहीं बन सकते थे। शौबे ने वॉकी टॉकी पकड़ रखा था और चुप था। मैं आगे आया, एक आइडिया है। सबने देखा। मैं बोला, ट्रेड करते हैं। ट्रेड, उनके पास नर्सेस हैं, मेडिकल नॉलेज है, हम कुछ सप्लाईज देकर मेडिकल सपोर्ट ले सकते हैं। ये डील सुनकर सब रुक गए, जैसे पहली बार कोई वर्केबल सोल्यूशन दिखा हो। लिन डॉक्टर की दवाइयां भी लगभग खत्म हो रही थीं। शौबे की चोट में एंटीबायोटिक लग चुका था, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी भी जरूरी था, और ये आइडिया प्रैक्टिकली सही लग रहा था। लाओजंग ने भी थोड़ी देर बाद रिलक्टेंटली इसे मान लिया। मैंने वॉकी टॉकी उठाया और कहा, राइटिंग बिल्डिंग, यहाँ रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, हम एक बॉक्स पानी और कुछ फूड सप्लाईज दे सकते हैं, लेकिन हमें मेडिकल सपोर्ट चाहिए। दूसरी तरफ कुछ सेकंड साइलेंस रहा, फिर जवाब आया, डील। लेकिन असली प्रॉब्लम अब शुरू हुई, कैसे भेजें? क्योंकि वाटर लेवल अभी भी एक फ्लोर जितना ऊपर था और राफ्ट तो पहले ही फेल हो चुका था। तभी शौबे अचानक बोला, मेरे पास एक बैकअप ड्रोन है, छोटा वाला। ये लड़की हमेशा लास्ट मोमेंट पर कुछ न कुछ निकाल लेती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि स्मॉल ड्रोन का लोड बहुत कम था, तो हमें कई ट्रिप्स करनी पड़ी। लगभग 10 से 12 बार उड़ान भरकर धीरे धीरे सप्लाईज डिलीवर किए गए। बदले में दूसरी तरफ के नर्सेज ने वॉकी टॉकी के थ्रू लिन डॉक्टर को ट्रीटमेंट गाइड करना शुरू किया। वुंड को प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट करना था, क्योंकि करोसिव वाटर से इन्फेक्शन का रिस्क बहुत था। ड्रेसिंग ज्यादा टाइट नहीं रखनी थी, हार्ट मेडिसिन टाइम पर देना था और प्रेशर स्टेबल रखना था। क्लियरली वो प्रोफेशनल थे। ट्रीटमेंट के बाद श्याओ बेई की कंडीशन में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट आया, लेकिन ये डील ने एक बड़ी रियलिटी भी सामने रख दी कि हम सिर्फ 2 ग्रुप्स थे इस पूरे टूटे हुए शहर में, और पता नहीं कितने और सर्वाइवर्स होंगे जो अपने अपने रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे हैं। दोपहर
शहर तक। वॉकी टॉकी पर मैसेजेस और बढ़ने लगे। किसी डिस्ट्रिक्ट में सुपरमार्केट में मैसिव सप्लाईज थे लेकिन एंट्री ब्लॉक्ड थी। हॉस्पिटल में ड्रग्स अवेलेबल थे लेकिन मैन पावर चाहिए था। वेयर हाउस F जोन में मिला लेकिन वहाँ रिपोर्ट्स आ रही थी कि लूट शुरू हो चुका है। लूटिंग ये शब्द सुनते ही माहौल और हैवी हो गया। लाओजंग ने ठंडी हंसी हंसी। मैंने कहा था यही होगा। सच ये था कि जब सर्वाइवल प्राइमरी बन जाता है तो सिविलाइजेशन बहुत जल्दी टूटने लगती है। तभी मिलिट्री चैनल से अनाउंसमेंट आया, एनी लूटिंग विल बी स्ट्रिक्टली पनिश्ड, ग्राउंड फोर्सेज आर मूविंग इन। लेकिन हेल्प अभी भी हर जगह नहीं पहुंच पाई थी। शाम होते होते पहली रियल टेंशन वाली सिचुएशन आई। एक आदमी वुडन बोर्ड पर खिसकते हुए हमारी बिल्डिंग के पास आया। चिल्लाने लगा, कुछ खाना दे दो, 2 दिन से भूखा हूँ। लाओजंग तुरंत अलर्ट हो गया। इग्नोर करो। वो नीचे से लगातार बेगिंग करता रहा, प्लीज कुछ भी दे दो। मैं भी बोल उठा, हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं है। वो कुछ देर घूमता रहा, फिर उसने एक बात कही जो बहुत डेंजरस थी, तुम लोग कम हो, बच्चे भी हैं। ये क्लियर थ्रेट था। लाओजंग ने बिना सोचे एक पत्थर उठाया और नीचे फेंक दिया, भाग यहाँ से वरना खत्म कर दूंगा। आदमी पीछे हट गया लेकिन पूरी तरह गया नहीं। उसने जाते जाते कहा, तुम लोग देख लेना। लिन डॉक्टर ने तुरंत कहा, ये प्रॉब्लम है, ये अकेला नहीं है। साफ था उसने ग्रुप देख लिया था और अब थ्रेट रियल था। लाओजंग ने फिस्ट टाइट की, आने दो एक को भी। लेकिन हम सब जानते थे अगर वो कई लोग लेकर आया तो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो सकती थी। लेकिन हम सब जानते थे कि अगर वो कई लोग लेकर आया तो हम बहुत कमजोर पड़ जाएंगे। हम 5 लोग थे और उनमें से सिर्फ लाओजंग को ही मिलिट्री एक्सपीरियंस था, बाकी सब नॉर्मल लोग थे। कोई रियल फाइट एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने तुरंत कहा, जो भी यूजफुल सामान है सब स्टेयर्स के पास ब्लॉक कर दो। सबने बिना डिले के काम शुरू कर दिया। स्टोन्स, वुडन पीसेस, ब्रोकन फर्नीचर और डेब्रिस जो भी मिला सब स्टेयर्स की तरफ ले जाया गया। थोड़ी ही देर में पूरा स्टेयरवे एक स्ट्रॉन्ग बैरिकेड बन गया। शियाओ बेई ने कहा, एट लीस्ट अब वो डायरेक्टली ऊपर नहीं आ सकते। लेकिन सच ये था कि अब हम खुद भी बाहर नहीं निकल सकते थे। नाइट गहराने लगी और टेंशन बढ़ गया। गार्ड ड्यूटी को 2 लोगों में डिवाइड किया गया। मैं और लाओजंग फर्स्ट शिफ्ट में थे। मूनलाइट में टूटा हुआ शहर किसी डेड पेंटिंग जैसा लग रहा था। मैंने धीरे से पूछा, आप सच में आर्मी में थे? लाओजंग ने आखिरी सिगरेट जलाई और कहा, हाँ 20 ईयर्स पुरानी बात है, कहाँ फाइट किया था। उसने स्मोक छोड़ते हुए कहा, अफ्रीका। फिर बोला, वहीं रियल हेल देखा है। अब मुझे समझ आया कि वो इतना काल्म और कोल्ड क्यों है। मैंने पूछा, आप ह्यूमन नेचर पर भरोसा नहीं करते? उसने कहा, भरोसा नहीं। मैं जानता हूँ इंसान प्रेशर में टूट जाता है। फिर उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन फिर भी तुमने उस बच्चे को बिस्कुट दे दिया। मैं चुप हो गया। वो हल्की स्माइल के साथ बोला, वो बच्चा मुझे मेरे ग्रैंडसन की याद दिलाता है। मैंने पूछा, आपका ग्रैंडसन सेफ होगा? उसने कहा, इंलैंड में है, शायद सेफ होगा। उस शब्द शायद में अनसर्टेनिटी साफ थी। उसने पूछा, और तुम कोई क्लोज पर्सन नहीं है? मैंने कहा, था। क्यों ब्रेकअप हुआ? मैंने कहा। उसने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक डिलीवरी बॉय उसके फ्यूचर के लायक नहीं है। अब रिग्रेट है। मैंने कहा, पता नहीं, अगर वो साथ होती तो शायद सेफ होती या शायद नहीं भी। लाओजंग ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। तुम जितने वीक सोचते हो उससे ज्यादा स्ट्रांग हो। रात का दूसरा हाफ शुरू ही होने वाला था कि अचानक हल्की साउंड आई, वाटर की, बहुत हल्की, लेकिन साइलेंस में साफ सुनाई दे रही थी। लाओजंग इंस्टेंटली अलर्ट हुआ, समवन इज कमिंग। मैंने नीचे देखा, मूनलाइट में 3 शैडोज धीरे धीरे बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे थे। आगे वही बॉल्ड मैन था। लाओजंग ने कहा, सबको वेकअप करो। लेकिन सब ऑलरेडी जाग चुके थे। लाओजंग ने प्लान बनाया, मैं और तुम स्टेयर्स होल्ड करेंगे, वांगजे बच्चे को प्रोटेक्ट करेगी, डॉक्टर लिन इंजर्ड को देखेगा, शियाओ बेई वॉकी टॉकी संभालेगा। नीचे वाले लोग बैरिकेड पर चढ़ने लगे लेकिन हमारा ब्लॉकेज काम कर रहा था। तभी नीचे से आवाज आई, हाफ सप्लाईज दे दो, हम चले जाएंगे। ये सुनते ही पूरा माहौल टेंस हो गया। लाओजंग ने लकड़ी का डंडा उठाया और नीचे देखते हुए कहा, अगर आगे बढ़े तो कॉन्सिक्वेंसेस खुद झेलोगे। लाओजंग ने बिना सोचे जवाब दिया, दफा हो जाओ, ठीक है, फिर हमें भी बुरा मत कहना। इसके बाद उन्होंने बैरिकेड तोड़ना शुरू कर दिया। एक एक करके पत्थर हटाए जाने लगे, लकड़ी के तख्ते उखाड़े जाने लगे। जिस स्पीड से वो काम कर रहे थे, साफ था कि ये रुकावट ज्यादा देर नहीं टिकेगी। मैंने जल्दी से शियाओ बेई की तरफ देखा, जल्दी कॉल करो। शियाओ बेई ने तुरंत वॉक टॉक उठाया, रेसिडेंशियल बिल्डिंग कॉलिंग, हम पर हमला हो रहा है, इमीडिएट सपोर्ट चाहिए। लेकिन जवाब में सिर्फ खरखराहट और नॉइज सुनाई दी। शायद शहर के दूसरे हिस्सों में भी यही सब हो रहा था, या फिर रेस्क्यू टीम अभी बहुत दूर थी। अब हमें खुद ही सब संभालना था। लाओजंग ने एक मोटी स्टील रॉड उठा ली। मैंने भी पास पड़ी एक ईंट हाथ में पकड़ ली। अगर यही अपोकैलिप्स का रूल था तो अब उसी रूल से खेलना पड़ेगा। जैसे ही पहला आदमी बैरिकेड के ऊपर से दिखाई दिया, लाओजंग ने बिना 1 सेकंड गंवाए स्टील रॉड उसके सिर पर दे मारी। वो आदमी सिर पकड़कर नीचे गिर पड़ा, लेकिन पीछे वाले लोग और ज्यादा एग्रेसिव हो गए। उन्होंने ऊपर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। टूटा हुआ कांच और मलबा बारिश की तरह हमारी तरफ आने लगा। सावधान! वांगजे तुरंत शाओजय को लेकर कोने में छिप गई। लिन डॉक्टर भी पीछे हट गए। उनका चेहरा पहले से ज्यादा पीला लग रहा था। कि उनका दिल फिर से परेशानी दे रहा है। नीचे से गंजा आदमी चिल्लाया, बूढ़ा ज्यादा देर नहीं टिकेगा, अभी सरेंडर कर दो। मैंने अपने आसपास देखा, एक बूढ़ा आदमी, एक औरत, एक बच्चा, एक घायल लड़की। अगर हमने सरेंडर किया तो हमारा अंजाम क्या होगा, ये सोचने की भी जरूरत नहीं थी। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने वांगजे की तरफ देखा, तुम्हारे पास लाइटर है ना? हाँ है। क्यों? मैंने तुरंत शियाओ बेई की तरफ देखा। तुम्हारे स्ट्रीमिंग इक्विपमेंट में अल्कोहल है? लेंस साफ करने वाला अल्कोहल है। बहुत बढ़िया, यही हमारा आखिरी ऑप्शन था। हमारे पास न गन थी न नाइफ। हमें सबसे पुराने तरीके का सहारा लेना था। हमने जल्दबाजी में एक क्रूड मोलोटोव कॉकटेल तैयार
तैयार किया। एक प्लास्टिक बोतल में अल्कोहल भरा गया और ऊपर कपड़े की पट्टी ठूंस दी गई। देखने में बहुत साधारण था, लेकिन अभी के लिए यही हमारा सबसे डेंजरस वेपन था। लाओजेंग ने कपड़े को आग लगाई, फिर पूरी ताकत से नीचे फेंक दिया। जलती हुई बोतल रात के अंधेरे में एक चमकती हुई आर्क बनाती हुई नीचे गिरी। आग तुरंत फैल गई। शायद डैमेज ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन साइकोलॉजिकल इफेक्ट जबरदस्त था। नीचे खड़े लोग घबरा गए। आग लग गई, पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो। आखिरकार वो भाग गए। आखिर वो भी आम लोग ही थे। आग देखते ही घबरा गए। हमने लगातार 2 और फायर बॉटल्स नीचे फेंकी और इस बार वो पूरी तरह पीछे हट गए। ज्यादा खुश मत हो, लाओजेंग ने ठंडे स्वर में कहा। वो फिर वापस आएंगे, लेकिन कम से कम आज की रात तो हम सुरक्षित थे। कुछ देर बाद वॉकी टॉकी में आखिरकार आवाज आई, मेडे सिग्नल रिसीव्ड। सुबह होते ही पेट्रोल टीम भेजी जाएगी, हिम्मत बनाए रखिए। फिर वही शब्द, हिम्मत बनाए रखो। इस एपोक्लिप्स में जिंदा रहना ही सबसे बड़ी हिम्मत थी। सब लोग बारी बारी से आराम करने लगे। लिन डॉक्टर कमजोर आवाज में बोले, सुबह हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हम सब जानते थे कि सुबह के साथ नई मुश्किलें भी आएंगी। रिसोर्सेज लगातार कम हो रहे थे, लोगों का धैर्य टूट रहा था। रेस्क्यू आने से पहले हमें सिर्फ नेचुरल डिजास्टर ही नहीं बल्कि इंसानों से भी लड़ना था। तभी श्याओ बेई ने अचानक मुझे पुकारा, श्याओ चेन। क्या हुआ? उसने अपना फोन मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने अभी सब रिकॉर्ड कर लिया। स्क्रीन पर अभी अभी हुई पूरी लड़ाई की रिकॉर्डिंग चल रही थी। तुमने ये क्यों रिकॉर्ड किया? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर हम बच नहीं पाए तो कम से कम लोगों को पता तो चले कि यहाँ क्या हुआ था। फिर थोड़ी देर रुकर बोली, और अगर वो लोग सच में क्रिमिनल्स हैं तो ये एविडेंस भी होगा। मैंने उसकी तरफ देखा। इतनी छोटी उम्र में भी वो इतनी समझदारी से सोच रही थी। एपोकलिप्स में अपना दिमाग शांत रखना आसान नहीं था। मैंने उसे दिलासा दिया, फिक्र मत करो, हम बच जाएंगे। वो हल्का सा मुस्कुराई, हाँ मुझे भरोसा है। उम्मीद खत्म हो जाने के बाद भी उम्मीद पर भरोसा करना शायद यही इंसानों की सबसे बड़ी ताकत होती है। खिड़की के बाहर आसमान धीरे धीरे उजला होने लगा। एक और रात गुजर चुकी थी और सबसे बड़ी बात, हम अभी भी जिंदा थे। सुबह की पहली किरण कमरे में आई ही थी कि वॉकी टॉकी फिर बज उठा। सभी सर्वाइवर्स ध्यान दें, पेट्रोल टीम निकल चुकी है। अपनी लोकेशन कंफर्म करें और स्थिति की जानकारी दें। मैंने तुरंत जवाब दिया, रेजिडेंशियल बिल्डिंग रिपोर्टिंग, कल रात रॉबरी अटेम्प्ट हुआ था। यहाँ 6 एडल्ट्स और एक बच्चा है। फिलहाल सभी स्टेबल हैं। रिसीव्ड। हम लगभग 1 घंटे में आपकी लोकेशन पर पहुंचेंगे। 1 घंटा। आखिरकार पहली बार हमें कोई एग्जैक्ट टाइम मिला था। वो लोग आ रहे हैं। वंगजे की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन लाओजंग अभी भी शांत था। अभी खुश मत हो, वो गंजा और उसके लोग शायद अभी भी आसपास ही हों। वो सही कह रहा था। कल रात उन्हें नुकसान हुआ था, इतनी आसानी से वो हार नहीं मानेंगे। मैंने सबकी तरफ देखा, बस आखिरी 1 घंटा, अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस बीच पानी का लेवल भी काफी नीचे जा चुका था। अब सिर्फ पहली मंजिल का आधा हिस्सा ही पानी में डूबा था। टूटी हुई सड़कें धीरे धीरे दिखाई देने लगी थीं। हालांकि हर तरफ तबाही ही तबाही थी। तभी शौजय ने दूर इशारा किया। वो क्या है? हम सबने उसकी तरफ देखा। करीब 300 मीटर दूर एक ऐसा नजारा दिखा जिसने सबको हैरान कर दिया। एक बड़ी फिशिंग बोट किसी बिल्डिंग की छत पर अटकी हुई थी। लिन डॉक्टर ने समझाया, स्टॉर्म सर्ज उसे वहां तक ले गया होगा। कैटेगरी 17, टाइफून की ताकत कई टन वजनी फिशिंग बोट को भी खिलौने की तरह उछाल सकती है। तभी शाओबे ने फोन का जूम बढ़ाया। रुको, उसमें कोई है। हमने ध्यान से देखा। बोट के कैबिन के अंदर सच में कुछ परछाइयां हिल रही थीं। सर्वाइवर्स! मैंने तुरंत वॉकी टॉकी उठाया। पेट्रोल टीम, यहाँ रेजिडेंशियल बिल्डिंग लगभग 300 मीटर दूर एक रूफटॉप पर फंसी फिशिंग बोट दिखाई दे रही है। उसमें सर्वाइवर्स मौजूद हैं। रिसीव्ड। लोकेशन मार्क कर ली गई है। उम्मीद थी कि रेस्क्यू टीम समय रहते उन तक पहुंच जाएगी, लेकिन तभी अचानक लिन डॉक्टर लड़खड़ाए और अगले ही पल जमीन पर गिर